हेलो दोस्तों, मैं अरिंद मौर्य स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लास लाइन रिएक्टर के बारे में। आज हम ग्लास लाइन रिएक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैं ग्लास लाइन रिएक्टर के ऊपर वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको बताया था ग्लास लाइन रिएक्टर क्या होता है एंड इसका यूज कहां किया जाता है एंड स्टेनलेस स्टील रिएक्टर क्या होता है एंड ग्लास लाइन रिएक्टर एंड स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में डिफरेंस क्या होता है, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स थे जो छूट गए थे उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कुछ नए पॉइंट्स हैं जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जिस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है इसका यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज एसिडिक मटेरियल के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्लास लाइन रिएक्टर का जो यूज होता है वो एसिडिक मटेरियल के लिए किया जाता है। इसका रीजन क्या है एसिडिक मटेरियल के लिए ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज करने का? तो इसका रीजन ये है कि जो एसिडिक मटेरियल होते हैं वो करोजिव नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है इसके अंदर ग्लास की कोटिंग होती है तो ये करोजिव रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इस पे क्या होता है, जो करोजिव नेचर होता है यानी कि जो करोजन होता है, करोजन का जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता है इस ग्लास पे। ठीक है, इसलिए ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज किया जाता है। यदि आप एसिडिक मटेरियल को स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में यूज कर लें तो आप जान रहे हैं कि जो एसिडिक मटेरियल होते हैं इनका जो नेचर होता है करोजिव होता है, तो जो स्टेनलेस स्टील रिएक्टर होगा यानी कि जो एसएस होगा उसको क्या करेगा, करोजन से डैमेज कर देगा। ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेनलेस स्टील रिएक्टर होगा वो डैमेज हो जाएगा यदि आप एसिडिक मटेरियल को स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए एसिडिक मटेरियल को स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में ना यूज करके ग्लास लाइन रिएक्टर में यूज किया जाता है ताकि इसमें करोजन का कोई इफेक्ट ना पड़े जल्दी। ठीक है, और भी पॉइंट्स होते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर यूज करने के, जैसे मान लीजिए ग्लास लाइन रिएक्टर में क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है जिससे कंटामिनेशन का डर वगैरह नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो यही है कि एसिडिक मटेरियल के लिए ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट का बात करें तो नेवर यूज ग्लास लाइन रिएक्टर्स, मतलब कुछ कंडीशन है, कुछ केमिकल्स है जहां पे कभी भी ग्लास लाइन रिएक्टर ना यूज करें। कौन कौन सी देखिएगा, नेवर यूज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कभी भी ग्लास लाइन रिएक्टर में ना यूज करें। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड फास्फेरिक एसिड एट एबव 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब कंसंट्रेटेड फास्फेरिक एसिड है और यदि उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है और या उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में कभी भी ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज ना करें। ठीक है, उसका रीजन क्या है इन दोनों केमिकल का ना यूज करने का? तो देखिए रीजन क्या है, दिस केमिकल रिएक्ट विथ ग्लास एंड रिएक्टर लाइनिंग विल डैमेज, मतलब क्या है, जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है या कंसंट्रेटेड फास्फेरिक एसिड यदि 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे है तो ये करेगा, ये इसको यदि आप हम ग्लास लाइन रिएक्टर में यूज कर लेंगे तो ग्लास लाइन रिएक्टर के अंदर जो ग्लास की कोटिंग होती है उस ग्लास से ये केमिकल क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, यानी कि रिएक्शन कर लेंगे और ग्लास की लाइनिंग को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, यानी कि आपका रिएक्टर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी इन दोनों केमिकल्स को ग्लास लाइन रिएक्टर में ना यूज करें। ठीक है, एंड अब थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो एमओसी ऑफ ग्लास लाइन रिएक्टर, यानी कि ग्लास लाइन रिएक्टर की एमओसी क्या है, यानी एमओसी मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब ग्लास लाइन रिएक्टर किस मटेरियल से बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन से मटेरियल से हुई है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट से यदि हम देखें एमओसी ऑफ जीएलआर में तो देखिए एमएस और एसएस आउटर साइड, यानी कि जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है उसके आउटर साइड में या तो एमएस होता है या तो एसएस होता है। एमएस मतलब माइल्ड स्टील, एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अधिकतर आपको एमएस ही मिलेगा उसके आउटर साइड। ठीक है, मैं भी अभी जितने भी कंपनी में वर्क किया हूं हर जगह एमएस का ही देखा हूं। ठीक है, एसएस का मैं पढ़ा हूं तो होता जरूर है लेकिन मैं भी कहीं अभी देखा नहीं हूं, लेकिन जो एसएस का होता है यानी कि जो आउटर साइड में जो एसएस होता है वो बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए एसएस का यूज किया जाता है। और एसएस जो होता है आप जानते हैं एमएस से कॉस्टली मतलब उसका वो महंगा भी पड़ता है। ठीक है, तो वो स्पेशली कहीं पे यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो होता है आपको एमएस मिलेगा। तो आपको उसका जो एमओसी आपको लिखा मिलेगा ग्लास लाइन रिएक्टर का वो ऐसे लिखा रहेगा, एमओसी में आपको एमएसजीएल लिखा मिलेगा। तो उसमें क्या रहता है, एमएसजीएल का मतलब माइल्ड स्टील ग्लास लाइन, और अगर उसके आउटर सरफेस पे एसएस है तो एसएसजीएल लिखा रहेगा, यानी कि स्टेनलेस स्टील ग्लास लाइन। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो ग्लास लाइन रिएक्टर के इनर साइड में यानी कि रिएक्टर के अंदर साइड में जो ग्लास की कोटिंग होती है तो जो ग्लास होता है वो कौन सा होता है, वो बोरोसिलिकेट होता है, मतलब जिस मटेरियल से ग्लास बना रहता है वो कौन सा रहता है, बोरोसिलिकेट होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, बोरोसिलिकेट। और जो बोरोसिलिकेट की जो थिकनेस होती है यानी कि रिएक्टर के अंदर जो ग्लास की कोटिंग होती है उसकी थिकनेस का रेंज क्या होता है, तो उसका रेंज देखिएगा, उसका रेंज जो होता है 1.0 टू 2.2 mm तक होता है। ठीक है, मतलब 1.0 mm से लेके 2
2.2 mm तक की रेंज में उसका कोटिंग होता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लो, यानी कि जो बोरोसिलिकेट होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। इसलिए आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, डोंट सडन ड्रॉप द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टर अप्रॉक्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। एंड दूसरा चीज में क्या, सडन टेम्परेचर जर्क डोंट गिवन, कभी भी ग्लास लाइन रिएक्टर में सडन टेम्परेचर जर्क ना दें, ठीक है। उससे होगा क्या कि उसमें यदि आप मान लीजिए किसी ग्लास लाइन रिएक्टर में सडन टेम्परेचर जर्क दे रहे हैं, यदि उसका वैल्यू मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है और उतने पे अगर टेम्परेचर जर्क मार रहे हैं मतलब सडन अचानक, तो आपका ग्लास डैमेज हो सकता है। इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिएक्टर है, ग्लास लाइन रिएक्टर, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको आपको कूल करना है, मतलब कूलिंग प्रोवाइड करना है। तो आप कूलिंग ना प्रोवाइड करके आप डायरेक्टली आप मान लीजिए ब्राइन अप्लाई कर दिए, चिलिंग अप्लाई कर दिए और वो अचानक पूरा वाल ओपन कर दिए आप। मतलब क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर 50 था और अचानक आप चिलिंग अप्लाई किए, चिलिंग का टेम्परेचर मान लीजिए आपका 7-8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो और अचानक फुली आप वो वाल ओपन कर दिए, तो अचानक क्या होगा कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर जर्क हो गया। उससे क्या हो सकता है, आपका ग्लास डैमेज हो सकता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। यदि आपको मान लीजिए उसको कूलिंग प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए आपका 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, पहले आप कूलिंग अप्लाई कीजिए, वो भी धीरे धीरे आप वॉल खोलिए, कभी भी अचानक वॉल ना खोलें ग्लास लाइन रिएक्टर के कंडीशन में, वो भी फुली वॉल नहीं, धीरे धीरे आप वॉल ओपन कीजिए। मतलब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है वो अचानक उसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका ग्लास डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो बोरोसिलिकेट होता है इसे कई कलर्स होते हैं, 4 कलर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है इसके अंदर मतलब जो ग्लास होती है उसकी 4 कलर्स होते हैं, उस कलर का क्या यूज है, कहां पे किस कलर्स का यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम देखेंगे ग्लास लाइन रिएक्टर के कलर्स के बारे में, ठीक है। जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है उसके कितने कलर्स होते हैं, मतलब क्या है कि जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है उसके अंदर जो ग्लास की कोटिंग होती है इनर साइड में, उस ग्लास की जो कोटिंग होती है वो 4 कलर्स के होते हैं ग्लास, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू होता है, ग्रीन कलर होता है एंड व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से कलर का यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है, मतलब कौन से पर्पज के लिए किस कलर का यूज किया जाता है, कौन सा कलर किसके लिए सूटेबल है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ब्लू कलर के बारे में देखते हैं, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है सबसे ज्यादा यूज होता है। तो पहले हम ब्लू देखते हैं। तो ब्लू कलर देखिएगा, ये जो ब्लू कलर होता है इसका देखिए हायर थर्मल कंडक्टिविटी एंड ए वाइड रेंज और पीएच एक्सेप्टेंस, मतलब जो होता है ब्लू कलर जो होता है ये इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसमें हीट ट्रांसफर बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इससे हीट ट्रांसफर होता है। एंड ए वाइड रेंज ऑफ पीएच एक्सेप्टेंस, मतलब ये सभी पीएच रेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब चाहे आपका मटेरियल बहुत ज्यादा कोरोजिव है या नहीं है, तो मतलब किसी भी पीएच रेंज का हो उसके लिए सूटेबल है ब्लू कलर, ठीक है। ये हर एक मटेरियल के लिए सूटेबल रहता है ब्लू कलर जो होता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें लाइट ब्लू की, तो लाइट ब्लू देखिएगा हाईली रेजिस्टेंस टू एल्कलीज, easily for visual observation and wide used pharma industry, focus on proper cleaning, that's why for cross check cleaned या और out। मतलब क्या है कि ये जो लाइट ब्लू कलर होता है ये अल्कलीज मटेरियल्स के लिए क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। ये हाईली रेजिस्टेंस होता है अल्कलीज के लिए, ठीक है। और क्या है कि इसमें आप इजिली विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब इजिली विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि उस क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, वो चीज आप अच्छे से कर सकते हैं। और इसका जो यूज होता है फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है लाइट ब्लू का, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है फार्मा इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए लाइट ब्लू का वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे है ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर का यूज क्या होता है, मतलब किसके लिए सूटेबल होता है, देखिएगा सुटेबल टू ऑपरेट अंडर हाई टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस एंड यूज्ड व्हेन टेम्परेचर रेंज एबव 270 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि जो ग्रीन कलर होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए सूटेबल होता है यदि टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एंड इसका यूज होता है ग्रीन कलर का, वो क्या है कि जब 270 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर यदि है तो उस कंडीशन में ग्रीन कलर का यूज हम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होनी है, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए 270 से ज्यादा अगर आपको टेम्परेचर ले जाना है तो उस कंडीशन में आप ब्लू कलर नहीं यूज कर सकते, लाइट ब्लू नहीं कर सकते, व्हाइट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप ग्रीन कलर यूज करेंगे जब आपका टेम्परेचर 270 से ज्यादा हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप ग्रीन कलर का यूज करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे बात करें व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर देखिएगा, व्हाइट कलर में क्या होता है, इजिली विजुअल ऑब्जर्वेशन इन कलरफुल
केमिकल रिएक्शन लाइक फोटोकेमिकल्स, मतलब जो फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होते हैं वो अधिकतर कलरफुल रिएक्शंस होती हैं। एंड यूजुअली चेक द कलर व्हेन रिएक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब क्या है कि जो व्हाइट कलर होते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होती हैं, क्योंकि वहां पे जो कलरफुल, या आप बोल सकते हैं जहां पे कलरफुल रिएक्शन होती हैं वहां पे व्हाइट कलर का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आप विजुअली मतलब आसानी से वहां पे देख सकते हैं कि आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है या नहीं, या रिएक्शन खत्म हुई। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब रिएक्टर के अंदर रिएक्शन होता है तो जो फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होते हैं या जो कलरफुल रिएक्शन होते हैं उसमें कलर चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए आपका रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ तो कुछ अलग कलर हुआ, रिएक्शन के बाद कुछ अलग कलर हो गया उस सॉल्यूशन का, ठीक है, या उस केमिकल मिक्सचर का, ठीक है। तो उस कंडीशन में व्हाइट कलर का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि ब्लू कलर कहाँ, लाइट ब्लू कहाँ, ग्रीन कलर किसके लिए यूज करते हैं एंड व्हाइट कलर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थिंग के बारे में कि जो रिएक्टर होता है ग्लास लाइन रिएक्टर, वहां उसमें अर्थिंग कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप एक चीज देखिएगा, जो रिएक्टर होता है उसका एक सपोर्ट लेग होता है, आप ध्यान दिए होंगे, एक सपोर्ट लेग जिसपे वो टिका रहता है, ठीक है, जिसपे उसको रखा जाता है इस सपोर्ट लेग पे, ठीक है। तो आपका या तो ग्लास लाइन रिएक्टर हो या तो स्टेनलेस स्टील रिएक्टर हो, यानी कि एसएसआर, सपोर्ट लेग में तो आपका अर्थिंग लगा ही रहेगा, ऑलरेडी हर एक रिएक्टर में लगा रहता है। अर्थिंग स्ट्रिप होती है, देखिएगा इतना चौड़ा पट्टी होता है, वो एसएस का होता है या कॉपर की होगी, ठीक है, जीआई का होता है, जीआई या कॉपर का होता है, वो पूरे प्लांट में फैला रहता है, तो उसको इसके सपोर्ट लेग से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है उसमें एक और जगह प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर तो ग्लास की कोटिंग है, तो इससे कोई ज्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मिक्सचर से उसको कांटेक्ट में लाने के लिए अर्थिंग को इसमें एक थर्मोवेल लगाया जाता है। मतलब थर्मोवेल तो ऑलरेडी रहता है आरटीडी वाला, तो थर्मोवेल के नीचे क्या रहता है, एक थर्मोवेल टिप होता है, उससे कनेक्ट रहता है अर्थिंग। या तो यदि आपके रिएक्टर में बहुत ज्यादा हाईली फ्लेमेबल मटेरियल यूज हो रहा है तो उसके लिए अलग से भी अर्थिंग के लिए एक थर्मोवेल डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आपका यदि आप इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लास लाइन रिएक्टर में अर्थिंग कहां प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो आप सिंपल बोलिए थर्मोवेल में अर्थिंग प्रोवाइड कराया जाता है। और सपोर्ट लेग में तो ऑलरेडी रहता ही है, चाहे ग्लास लाइन रिएक्टर हो या स्टेनलेस स्टील रिएक्टर हो, सपोर्ट लेग में तो अर्थिंग जुड़ा ही रहता है, 2 सपोर्ट लेग में या 3 में जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। और अलग से थर्मोवेल में उसमें लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्केलिंग की बारे में बात करेंगे। स्केलिंग क्या होता है, तो देखिएगा जो रिएक्टर का जैकेट होता है, जैकेट में जिसमें यूटिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कूलिंग, चिलिंग, ब्राइन, हॉट वाटर, स्टीम, जो भी उसमें देते हैं आप यूटिलिटी में, तो जब बहुत लंबे समय तक उसमें यूटिलिटी चलती रहती है, सर्कुलेशन होता रहता है, तो उसमें स्केलिंग हो जाता है। स्केलिंग का मतलब क्या है कि उसमें एक कचड़े की परत जम जाती है। जैसे आप काई समझते हैं ना, काई, कहीं पे आप मान लीजिए कोई गंदा पानी कहीं फ्लो हो रहा है तो उसमें काई जम जाता है, वैसे वही हाल इसमें होता है कि इसके जैकेट के अंदर क्या होती है, स्केलिंग हो जाती है। और जब स्केलिंग हो जाती है तो प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। जैसे आप जो भी यूटिलिटी देंगे, कूलिंग देंगे, चिलिंग देंगे, ब्राइन देंगे, स्टीम देंगे, मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में आपको रिएक्टर में वो प्रोवाइड, मतलब हीट ट्रांसफर दोनों में नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें स्केलिंग की वजह से, ठीक है, वो क्या रहता है, थर्मल रेजिस्टेंस का काम करने लगता है उस समय जो स्केलिंग हो जाता है, ठीक है। तो अब इस स्केलिंग को खत्म कैसे करते हैं, तो उसको डिस्केलिंग करना पड़ता है। डिस्केलिंग के लिए क्या किया जाता है, डिस्केलिंग के लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है। वो केमिकल क्या होता है, सल्फेमिक एसिड होता है, सल्फेमिक एसिड, ये पाउडर फॉर्म में होता है। कहीं कहीं पे ये एफ के जगह पीएच भी लगाया जाता है, मतलब सल्फेमिक को आल्सो नोन है, जिसको हम लिख देते हैं आल्सो नोन है सल्फेमिक एसिड, मतलब इसको कहीं ए भी लिखा रहेगा, कहीं पे आपको ए भी स्पेलिंग मिलेगी सल्फेमिक एसिड की, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसका और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, इसके जैकेट में सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। एक पंप के थ्रू, मान लीजिए एक ड्रम में इसके सॉल्यूशन बना लिए, फिर पंप के थ्रू इनलेट और आउटलेट में क्या करेंगे, पंप का इनलेट और आउटलेट दे देंगे, फिर इसके मतलब जैकेट में आपको सर्कुलेशन करना है और सर्कुलेशन करते हैं। और उसके बाद इसका एक घंटे पे, आधा घंटे पे क्या करते हैं, पीएच चेक करते रहते हैं। और पीएच आपका मतलब वो पहले ज्यादा रहता है, उसके बाद चलता रहेगा, आप थोड़ा थोड़ा पाउडर मतलब मिक्स करना पड़ता है वो। तो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो पीएच होता है 3 से 4 आ जाता है, तो उस समय आप मान लीजिए कि आपका क्लीनिंग अच्छे से हो गया, मतलब डिस्केलिंग हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसका डिस्केलिंग करने का। और ये जो डिस्केलिंग होता है, जरूरी नहीं आपका रिएक्टर के जैकेट में ऐसे डिस्केलिंग किया जाता है, कभी रिएक्टर का एचई जो होता है, हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, उसमें भी जो स्केलिंग होती है उसके लिए भी अच्छा उपाय होता है, मतलब सुटेबल होता है सल्फेमिक एसिड, ठीक है। इसी से वो अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है, ठीक है, मतलब डिस्केलिंग हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्केलिंग क्या होता है और उसको डिस्केलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्पार्क टेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है।